कर लेते लेह हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बताएं कि हिंसा के 27 आरोपियों को 27 मुलजमीन को जमानत मिल गई है। 27 सितंबर के बाद आपको बताएं कि इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए 40 से ज्यादा मुलजमीन में ये शामिल हैं। 27 आरोपियों को जो 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी उनमें से आज 27 आरोपियों को जमानत मिल गई है। 3 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि बाकी लोगों को जमानत मुमकिन है, संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम पेशरफ्त हुई है और कहीं ना कहीं ये उन आरोपियों के लिए खुशी की खबर है जिन्हें जमानत मिली है, और जो बाकी के आरोपी हैं और जिन्हें हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था उन्हें कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को जमानत मिल सकती है, ऐसा संभव है। ये देखिए उस वक्त की हिंसा की तस्वीरें हैं उस दिन की, और ये आज की तस्वीरें हैं जब आज कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तो मामूलाते जिंदगी कहा जा सकता है कि लेह में लद्दाख में इस वक्त पटरी पर लौटते हुए हल्का फुल्का दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ 14 सितंबर की वो तस्वीर जब एहतजाजी मुजाहरे ने प्रदर्शन ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया था, और जिसके बाद 27 तारीख के बाद यानी 24 सितंबर की इस घटना के बाद 27 सितंबर के बाद हमने देखा कि 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी, और इन 40 से ज्यादा की गिरफ्तारियां में से जो आरोपी हैं उनमें से 27 आरोपियों को आज जमानत मिली है, और बाकी के जो आरोपी बचे हैं उन्हें 3 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि जमानत मिलना संभव है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तो 24 की तस्वीर है और एक अक्टूबर की तस्वीर है जब आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। धारा 163 इस वक्त आपको बताएं कि लेह में जारी है, और जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो दुकानें हैं और जो कारोबारी इदारे हैं वो खुलते हुए आज नजर आए थे, जिसकी तस्वीर देख रहे हैं आप। और 24 दिसंबर 2025 की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस एहलकार मौजूद रहे और सामने प्रदर्शनकारी आमना सामना भिड़ंत हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के हेडक्वार्टर को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तशद्दुद इतनी बढ़ गई थी कि ओपन फायर पुलिस को करना पड़ा था, जिसको लेकर हमने देखा कि बवाल मचा हुआ है। यहां से लेकर यानी लद्दाख से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, चाहे अपेक्स बॉडी की बात हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात हो। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर वो एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम मरकज से जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक आप तमाम गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ नहीं देते, और सोनम वांगचुक जो कि जोधपुर जेल में बंद किए गए हैं वहां से उनकी रिहाई सम्मानजनक रिहाई नहीं हो जाती, वो तब तक बातचीत केंद्र से नहीं करेंगे। ये लगातार लेह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है, और लद्दाखियों की सम्मान की बात कही जा रही है। वो लद्दाखी ये ऑर्गेनाइजेशन केडी और एपेक्स बॉडी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लद्दाखी जो हमेशा से पीस के लिए जाने जाते थे, आज उन्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है, आज उन्हें क्रिमिनल की तरह पेश किया जा रहा है, देश के सामने एंटी नेशनल की तरह पेश किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें केंद्र सरकार करना बंद करे, तभी हम बातचीत की मेज पर बैठेंगे। इस बीच अहम पेशरफ्त लेह में ये हुई है कि हिंसा के 27 आरोपियों को जमानत मिल गई है, और जो बाकी के 40 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन्हीं में से ये 27 आरोपी हैं जिन्हें आज जमानत मिली है। और इसके अलावा आपको बताएं जो बाकी बचते हैं 27 के अलावा जो 40 से ज्यादा तकरीबन 40 से ज्यादा जिनकी तादाद थी, जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं और मुलजमीन हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को जमानत मिल सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेह तशद्दुद से जुड़ी हुई, जब तशद्दुद भड़का 24 सितंबर की तस्वीर, धुआं धुआं लेह और इसकी आंच करगिल तक भी पहुंची थी। करगिल में भी हमने देखा कि बंद मनाया गया, बंद का ऐलान किया गया कारोबारी इदारों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इस तशद्दुद के बाद करगिल को बंद कर दिया गया था। करगिल में भी सुरक्षा हालांकि सख्त की गई थी प्रशासन की तरफ से, और आज कहीं ना कहीं लेह में थोड़ी सी जिंदगी जो है मामूल पर लौटते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि कर्फ्यू में ढील दिया गया। और दूसरी तस्वीर 24 सितंबर की गवाही दे रही है कि उस दिन हालात कितने खराब थे, हालात खराब थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि सियासत भी काफी उरूज पर दिखाई दी, और अब सियासत लद्दाख की सीधे दिल्ली पहुंच गई है, क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो और एपेक्स बॉडी, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो मरकज से बात नहीं करेंगे। हमारे साथ मोरूफ स्टैंड्स इन, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक इस खबर पर नजर रख रहे हैं। मोरूफ हमारे संवाददाता हैं, लेह से जुड़ रहे हैं। मोरूफ, एक अहम पेशरफ्त हुई है, जो 27 मुलजमीन थे, आरोपी थे, उन्हें जमानत मिल गई है, और जो बाकी और हैं जो 40 से ज्यादा इनकी तादाद थी, कहा जा रहा 3 अक्टूबर को बाकी लोगों को जमानत मिलेगी। कब इन्हें जमानत मिली है जो आज 27 आरोपी हैं? पूरी तफसील क्या है बताइएगा।
जी सर, जिस तरह से मैंने अभी जो बार एसोसिएशन ले के अध्यक्ष मोहम्मद शफील लस्सू से बात किया, उन्होंने कंफर्मेशन किया कि 27 लोगों को अभी शाम के समय जमानत मिला, इंटरम जमानत मिला। तो उनका कहना है कि अभी इस वक्त कोर्ट में सब मौजूद है, लेकिन सीजीएम की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए उनको जमानत के लिए। अभी ऑर्डर अभी वहाँ पर चल रहा है, ऑर्डर पे जो ऑर्डर की कार्रवाई चल रहा है। तो थोड़ी देर तक सभी जो 27 लोग हैं वो जो जेल जुडिशियल कस्टडी में थे उनको बाहर किया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, जो इस केस को जो बार एसोसिएशन की तरफ से मुफ्त इनको सेवा दे रहा था, फ्री इनके लिए फाइट कर रहे थे, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आया कि ये जो बाकी लोग हैं वो कल क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को और लोगों को बेल मिलने की संभावना जताया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये करगिल बार एसोसिएशन की तरफ से भी इनको जो 24 तारीख की हिंसा को इनको कंडेम करते हुए उन्होंने भी जो जुडिशियल वर्क को सस्पेंड किया गया 1 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर के बीच में सस्पेंड करने का उन्होंने एक वार्ता जारी किया। जी ये क्या मतलब, ये लेह बार एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है क्या कि करगिल बार एसोसिएशन 1 से लेके 6 तारीख तक वो काम काज नहीं करेंगे? हाँ, मैं आपको दोबारा बता दूं, करगिल जो बार एसोसिएशन की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि 1 तारीख से लेके 6 अक्टूबर तक वो काम नहीं करेंगे। और दूसरी ओर ले बार एसोसिएशन ने जिन अक्यूज अंदर है उनके लिए जो बेल के पेपर पे जो कोर्ट की केस पे उन लोग काम कर रहे थे वो भी मुफ्त सेवा इनको प्राप्त कर रहे थे। जो हिंसा में लड़के शामिल है 40 और 50 के बीच में, उनके लिए वो मुफ्त अपना सेवाएं दे रहे थे। तो उनकी तरफ से कंफर्मेशन है। मोहम्मद शफील लस्सू जो बार एसोसिएशन लेके अध्यक्ष है, उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि 27 लोग आज शाम को छूट जाएंगे, बाकी लोग यानी 3 तारीख को छूटेंगे। तो ये इंटरिम जमानत है? जी, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये इंटरिम जमानत है। उसके बाद अब इस पे दोबारा से विचार किया जाएगा, क्या इनको लंबे देर तक जमानत मिलेगा या क्या हो सकता है। इस पे अभी हम इस वक्त कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त कोर्ट जो है ऑर्डर दे रहा है और इस वक्त जो है आपको बताएं कि रिमार्क्स पढ़े जा रहे हैं और बहस इस वक्त कहा जा सकता है मोरूफ जारी है ना। ये कहना दर्शकों को बताना सही है ना कि अभी इस वक्त बहस कोर्ट में चल रहा है, जो आरोपी हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। हाँ जी सना, मैं आपको दोबारा कंफर्म करूँ, जज की तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है। अभी ऑर्डर की जो कॉपी जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग अभी कोर्ट में है। इस वक्त की बात करूँ तो थोड़ी देर में सब लोग, जज ने निर्णय ले लिया, उनको ऑलरेडी बेल दे चुका है 27 लोगों को इंटरिम बेल। ठीक है, तो इंटरिम बेल मिल चुकी है। ये उबूरी जमानत है, पूरी तरह से नहीं उबूरी जमानत दी गई है। इसमें कुछ शर्तें भी लगाई जाती हैं उबूरी जमानत में। कुछ इस हवाले से जानकारी हो मोरूफ तो बताइएगा। और 27 लोगों में से कौन कौन हैं? कुछ बड़े नाम हैं, कुछ क्या कोई समाजी कारकुन भी थे या फिर टीनेजर्स थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? कुछ इस हवाले से जानकारी मोरूफ? जी, मैं आपको इसमें बता दूं, अभी कोई डिटेल नहीं मिला, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो रिलीजियस जिसमें डिफरेंट रिलीजियस है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोहम्मद इस्लाम, उसी तरह और सारे जो अपेक्स बॉडी के मेंबर है, शायद उसमें कुछ नाम हो सकता है, लेकिन अभी किसी का डिटेल नहीं है। सिर्फ 27 लोगों का जो संख्या बताया गया है इस वक्त। जी, सिर्फ ये बताया गया है कि तादाद आरोपियों की जो है वो 27 है और ये उबूरी जमानत है, ये इंटरिम जमानत मिली है इन्हें। और यहाँ पर आपको बताएं ऑर्डर की कॉपी आनी बाकी है, मोरूफ जैसे बता रहे हैं, और कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो समाजी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, समाजी इदारे होते हैं, उनके कई रुकन इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन 27 लोग में आखिर हैं कौन कौन, इसकी डिटेल अभी नहीं मिल पाई। बहुत शुक्रिया मोरूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पेशरफ एक अहम हुई है ये कि इस वक्त ऑर्डर आ चुका है इंटरिम जमानत का, लेकिन अभी तमाम जो 27 आरोपी हैं उन्हें जमानत पूरी तरीके से अभी कोर्ट में ही मौजूद है, क्योंकि कोर्ट अभी इस वक्त ऑर्डर की कॉपी दे रहा है, लेकिन जजमेंट आ चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े रहे, उन्होंने तफसील से जानकारी दी है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, लद्दाख के एलजी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं और बताते हैं कि आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा जो बैठक की थी उसमें क्या कुछ हुआ। तो आज एलजी कविंदर गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की।
इस बैठक में सभी विभागों सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लद्दाख की सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया है। यानी अभी और कोशिशें ऐसे ही जारी रहेंगी। रोजाना हम देख रहे हैं कि एलजी कविंदर गुप्ता कई मीटिंग्स करते हैं। हाई लेवल मीटिंग लद्दाख में, लेह में जारी है। और बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति देश के बाकी हिस्सों से अलग है, इसलिए उमर अब्दुल्ला को अपना बयान सोच समझकर और जिम्मेदारी से देना चाहिए। बीजेपी सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन कभी भी एनसी के साथ सरकार बनाना नहीं चाहती थी। बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि खून की नदियां यहाँ पे बहें, हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उनकी पेशेंस को टेस्ट न किया जाए। और जो स्टेटहुड का वादा है वो कोई एहसान नहीं है, वो वादा है जो केंद्र की सरकार को पूरा करना है। और आज सैयद अगा राहुल्ला ने भी लोगों से कहा कि हमें उमर अब्दुल्ला के इस बयान को जो है इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार से ये कहना, होम मिनिस्टर साहब का संसद में बयान कि उचित समय का हम लोगों को इंतजार करना है। आज प्रदेश की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जरूरत है आज सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम लोगों को पत्थर के ऊपर लकीर की तरह मानना चाहिए। जो शख्स देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है, उनके बयान को भी हम दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बात को भी हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, हमें हक मिलेगा, तो हमें उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। एक ऐसी कुर्सी पर, एक ऐसे प्रदेश में बैठना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान के ऊपर बैठने वाले किसी भी इंसान को, वो कोई भी हो, किसी भी नाम का हो, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुटमणि है। यहाँ से एक भी बयान पूरे विश्व को जो है वो इफेक्ट करता है। बचकाना हरकतें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर बयान, इस देश के हित में हम लोगों को कार्य करना है। क्यों भारतीय जनता पार्टी इज डिफरेंट देन दीज पीपल या देन दीज पार्टीज? हमारे लिए देश का हित पहले है, उसके बाद मेरी पार्टी आती है और उसके बाद मैं स्वयं आता हूं। इन लोगों को भी देश के हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपना हित तभी होगा जब ये देश आगे बढ़े। उनके बयानों से एक परसेप्शन देने की कोशिश भी की गई है कि उन पे एक तरह का दबाव है कि बीजेपी के साथ वो हुकूमत बनाए, और जिससे पे उन्होंने कल भी बयान दिया है कि वो बीजेपी के साथ कभी भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, गठबंधन सरकार बनी थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी तो बन सकती थी। हमने नहीं बनाई। जब हम तब नहीं बना सकते थे तो आज क्यों सोचेंगे? उन्होंने जो भी कहा है हम उसकी तरफ बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही हम लोग उनको प्रेशर कर रहे हैं। श्रीनगर में राष्ट्रीय गान की तौहीन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल मंगल को श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा भी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उसी प्रोग्राम में राष्ट्रगान के कौमी तराने के दौरान कई लोग अपनी जगहों पर खड़े नहीं हुए, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। लेकिन पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कार्रवाई को गलत बता रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए, ये बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती, इस पे ये महबूबा मुफ्ती का तर्क है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही है, उस दिन की तस्वीर, 3 तस्वीरें हैं जब फुटबॉल मैच
का इनेकाद किया गया था और इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर एलजी मनोज सिन्हा शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और आज जब ये वीडियो वायरल हुआ और जब पुलिस ने कार्रवाई की है कि क्योंकि राष्ट्रगान जैसे ही बजना शुरू हुआ कुछ लोग वहां पर खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि हमने ये बचपन से ही सीखा है कि जब भी राष्ट्रगान बजता है तो कोई कहीं भी खड़ा बैठा हो, चल रहा हो, वो खड़ा हो जाता है। और इस तरह के प्रोग्राम में जब लोगों ने खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा तो उन लोगों को पुलिस ये सिखा रही है कि आपने अपमान किया है, लिहाजा आपको हिरासत में लिया जा रहा है। और इसी कोशिश पर, इसी हिरासत के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि बीजेपी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकती, ये लोगों की मर्जी है। अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहाँ पहुँचाया है कि वो बंदूक के बलबूते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। अरुण सिंह ने कहा है कि महबूबा से उम्मीद रखना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एंटी नेशनल और शेख हसीना नासिर की हिमायत की है और पाकिस्तान का हिमायती रुख हमेशा से उनका रहा है और ये पहचान बन चुका है। साथ ही साथ कहा गया कि राष्ट्रगान या किसी राष्ट्रीय प्रतिनिधि का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी जो यूथ विंग है उसके प्रधान भी हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने जो है सवाल निशान लगाया है कि हालांकि जो नेशनल एंथम है वो देश का नेशनल एंथम है, लेकिन डिटेंशन को उन्होंने गलत बताया है, जो नेशनल एंथम के चलते जो है नहीं खड़े हुए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यूथ को जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जो है लगाना चाहिए। बीजेपी जो है वो बंदूक के दम पे जो है यहाँ लोगों को दबाने में लगी हुई है। देखिए राजन जी, हमको महबूबा मुफ्ती और इनके जो पैरोकार हैं उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से डिसिक्रेशन ऑफ जो नेशनल एम्बलम हुआ और उस तरीके उस समय क्या बयानबाजी थी महबूबा मुफ्ती की, उससे पहले महबूबा मुफ्ती ये भी कह चुकी हैं कि तिरंगे झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा अगर 370 हटेगा। तो हमने देखा कश्मीर घाटी में उसके बाद किस तरीके से हर घर तिरंगा कैंपेन हो या लाखों की तादाद में नौजवान तिरंगा लेकर के निकलने की बात हो। ये जो अभी हाल ही में जो घटना हुई है और उसके ऊपर जो हमारे सुरक्षा बल हैं जो उन्होंने उस पर कार्रवाई की है, ये एक स्वाभाविक कार्रवाई है। और अभी केवल और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी मानसिकता और जिनके मन में आज भी पाकिस्तान के प्रति प्यार है और हिंदुस्तान की जो एक चिन्ह है, जो एक एक भाव है, जो उसको कहीं ना कहीं ये मलिन करने को लगे हैं। उन पर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती से तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और इनके सबके कार्यकाल के अंदर ही आतंकवाद को स्थान मिला, आतंकवाद पनपा है और आतंकवाद को एक सॉफ्ट टच देने का काम, पॉलिटिकली पैट्रोनेज देने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान और कश्मीर घाटी का नौजवान जान चुका है कि सच्चाई क्या है और वो तिरंगा झंडा लेकर के पीस प्रोसेस और डेवलपमेंट के मॉडल पर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उनके साथ चलने को तैयार है। महबूबा मुफ्ती की ये राजनीति जो है लद्दाख की घटना जिस तरह से घटी है उसमें भी अब जो है सियासत हो रही है और उसको एक तरह से जो है ये भी बताया जा रहा है कि जैसे वैसे हालात जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं। देखिए, नेपाल और भारत का कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल एक मुट्ठी भर देश है और जिस तरीके से वहां पर हुआ वो लोगों का अपनी सरकारों के खिलाफ जो एक रोष था वो निकल करके आया। जहां पर आज जम्मू कश्मीर हो, पूरा भारत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल हो या देश की प्रगति हो, आज नौजवान भारत की सरकार के साथ है। पर अगर नेपाल का मॉडल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर में इनको एक सरकार से लेकर के इनको 3 सीटों पर समेटने का काम जो लोगों ने किया वो नेपाल का मॉडल था। और आज इनकी लुटिया डूब चुकी है। आज इनका जो अस्तित्व है वो कश्मीर घाटी से खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उकसाने की कोशिश कर रही है। परंतु जम्मू कश्मीर का नौजवान जानता है, कश्मीर घाटी का नौजवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ चलने को बिल्कुल तैयार है। तो महबूबा मुफ्ती से इससे ज्यादा उपेक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन जो डिटेंशन हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। अब जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की जो हरकतें हैं उसको बर्दाश्त नहीं करती है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नाव अब्दुल हमीद राथर, बस बसान क्रावलपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर ये इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पेवान भरन ज्यादा को ज्यादा। बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पेट ते मे गसान, तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट, रोजान शाही हमजान कॉलोनी नाइक बाग। लोग सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब उत गसान फीस वो कम वारिया फर्क आई। यह मतलब इत कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये ग्रिडस मज, तो अमे सवारिया फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये यम यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकान। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 वापस, 94,000 आई वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड then the vendor has to install the artists. It is a whole online process, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड। श्रीनगर के कर्णनगर में मोहसिन शफी सिद्दीकी के घर की तलाशी जारी। बड़गांव में भी आयकर विभाग की छापेमारी। बड़गांव में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीरी संस्कृति, तहजीब और ज़बान के संरक्षण को लेकर, तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बीजेपी की कश्मीर इकाई ने संजीदा एक फिक्र जताई है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर और साहिल भट्ट की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी जो कलाकार थे उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा कहा गया और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक अकादमी की अव्यवस्था की शिकार है ये कहा गया। साथ ही साथ अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए प्रतिभा खोज कार्यक्रम में बाहरी निर्णायकों की मौजूदगी पर भी हम आपत्ति जताते हैं। बीजेपी ने कश्मीरी भाषा, कला और कलाकारों को समर्थन देने के लिए ठोस नीतियों और पुनर्जीवन की पहल की मांग की। इस एक साल में कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टिस्ट है
जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दम तोड़ती नजर आ रही है। जिसमें आपने देखा काफी सारे हमारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट, ऐसे जो दूरदर्शन में काम करते थे, रेडियो कश्मीर में, थिएटर्स में, और आप सबको पता है एक लड्डी शाह हमारा ट्रेडिशनली कश्मीर में होता था, और हमें भी बचपन में लड्डी शाह की वो जो कहानियां सुनाई जाती थी। और कहीं ना कहीं एक हमारी जो आज मीडिया न्यूज 18 नेटवर्क है, उन्होंने उस कल्चर को रिवाइव किया था, और वो लड्डी शाह जो भी आज जो रोजमर्रा की जो पॉलिटिक्स है या सोशल या जो चीजें होती थी, उनको वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करती थी। उससे क्या होता था कि कश्मीर का जो हेरिटेज कल्चर है वो प्रमोशन में आ जाता था। लेकिन आप देखिए कि पिछले 1 साल से हमारी गवर्नमेंट नाकामयाब हो गई है इस चीज को करने में, और जो हमारी खास करके कश्मीरी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो दफन होती जा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बजाय हम उसको रिवाइवल कोशिश करते कि ऐसे हेरिटेज इवेंट्स करते, बातें तो काफी की हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने इस 1 साल में कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं अलग एक पहचान देंगे। आप देखते हैं उसमें स्मार्ट सिटी को भी, जो इतना हेरिटेज हमारा मार्केट जो इन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखो जो शहर खास का, उसको तो हेरिटेज मार्केट ही ज़ैना कदल को दिया। क्यों? कि जो हमारा हेरिटेज है ये प्रिजर्व हो और आगे वाली जनरेशन इसको समझे, जो हमारी जो कल्चरल है, जो हमारा हेरिटेज है ये समझे। श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने बडगाम जिला अस्पताल में मुनक्किद हुए ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। ये कैंप अस्पताल इंतजामिया और कई गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से मुनक्किद किया गया। रुकने पार्लियामेंट ने मौके पर अस्पताल में चल रहे तामीरी कामों का भी जायजा लिया और बताया कि नए जिला अस्पताल जल्द से जल्द आवाम के लिए मानून कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मौजूदा अस्पताल को पूरी तरह से प्रसूति केंद्र में बदला जाएगा और उन्होंने रक्तदान को सेवा का महान कार्य बताते हुए लोगों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील भी की। बहुत सारे डोनर्स है, बहुत पहले की बात थी कि जब लोग भागते थे और अब डोनर्स बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। सोसाइटी में जो डोनेट करते हैं ब्लड और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जो ब्लड कैंप्स का इनेकाद होता है, तो वहाँ पे लोग पूरे खुलूस के साथ, जोश के साथ आते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने की है, तो एक मुस्बत बात है सोसाइटी में और इसके ज़रिए जो खिदमत हो सकती है, जवान भी और दूसरे किस्म के लोग भी जो है वो खिदमत करते हैं इंसानियत। बारामूला जिला विकास परिषद की अध्यक्ष सफीना बेग और वागूरा करेरी की एमएलए हैं इरफान हफीज लोन। उन्होंने वागूरा के एक इलाके का दौरा किया और सरकारी मिडिल स्कूल में जल्द ही तामीर हुआ प्राथमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ये परियोजना समग्र योजना के तहत 45.77 लाख की लागत से R&B डिवीजन द्वारा पूरी की गई है। इफ्तिताह के दौरान स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। अधिकारियों का कहना है कि ये भवन बच्चों को बेहतर शिक्षा वातावरण प्रदान करेगा और शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगा और इसकी दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। यहाँ एक शेड में स्कूल था और तब मैंने अल्लाह से दुआ की और कोशिश की कि यहाँ पर जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। इसी तरह इस इलाके में खासतौर बिलखुसूस वागूरा ब्लॉक की बात करूंगी। एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे गाँव थे जहाँ पर बड़ी खस्ता हालत में जो है थी भी नहीं, बिल्डिंग्स भी नहीं थी स्कूल की, और बच्चे जो है वो बड़े परेशान हालत में जो है अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने एक प्रॉपर प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया। पुलवामा के तहाब क्षेत्र में केंद्र सरकार की पहल के तहत खवातीन और बच्चों के लिए एक खुसूसी मेडिकल कैंप लगाया गया और विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने ब्लॉक का चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में कैंप का इफ्तिताह किया और साथ ही साथ जाने माने डॉक्टरों ने खवातीन और बच्चों की सेहत की जांच की। ये कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे मलेरिया उन्मूलन अभियान का हिस्सा है। इस पहल का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है। स्थानीय लोगों ने इस प्रयास की सराहना की। हेल्थ हमारी सोसाइटी की हेल्थ ओवरऑल डिटरमाइन करती है। अगर हमारे पास एक हेल्दी लेडी आएगी तो डेफिनेटली उसके बेबी भी हेल्दी होंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स भी हेल्दी होंगे। अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी, यहाँ पे एनीमिया का बहुत प्रॉब्लम रहता है जो हमने स्पेशली इस अभियान में एड्रेस किया है, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है। उसमें डिवर्मिंग के साथ साथ एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, रेजिमेन वगैरह, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है। तो शी विल बी हेल्दी, शी विल बी हैप्पी। हम चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस देते हैं और नारी पे, यानी कि वुमेन पे, वुमेन हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे।
हमारे जो रेस्पेक्टेड BMO साहब, इसने बहुत ही बड़ा काम किया है इन दिनों, घर घर जाके आशा वर्कर्स के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम या पोषण माह इसके साथ जा रहा है, उसके रिलेटेड भी बहुत बड़ा काम किया। हमारा जो फोकस यहाँ पे है वो है एनीमिया मुक्त, एनीमिया मुक्त भारत एक अभियान है, वो भी इसके रिलेटेड चल रहा है। दूसरा है NCD स्क्रीनिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्क्रीनिंग में वुमेन जो ब्रेस्ट कैंसर्स के जो रुझान वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, और इसके अलावा ये जो हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड हम यहाँ पे सैंपल जमा। मागाम में म्यूनसिपल कमेटी ने सब जिला अस्पताल के मदद से सेवा पर्व के तहत एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में कमेटी के मुलाजमीन समेत कई मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून का अतिया पेश किया। इस कैंप में का समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना मकसद रहा। साथ ही म्यूनसिपल कमेटी के जो एहलकार थे उन मौके पर उनकी मौजूदगी रही और लोगों को कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।